This is the second part of the lecture on fields due to a point charge in uniform rectilinear motion. As you have seen in the first part of this lecture, the expressions for the Lennard-Wishart potentials for a point charge in uniform rectilinear motion. So starting with that particular expression for Lennard-Wishart potential, we will see how to calculate the electromagnetic field produced by this point charge. इनफैक्ट इस सेकंड पार्ट में भी हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं. हम इस पार्ट में आपके सुविधा के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, जो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में है, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. और तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, और इस दोनों के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस का पॉइंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में केवल फील्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल उसी की बात करते हैं. तो हम आपको याद दिला दें, आप इसको यह फिगर याद होना चाहिए. हमने पिछले क्लास में यह ड्रॉ किया था. जैसा कि आप जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q, जो हमने सपोज किया था कि वह x के डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है. और जिस समय ऑब्जर्वर फील्ड कैलकुलेशन कर रहा है, अगर उस टाइम को t मान लें, तो एट दैट वेरी टाइम t दिस पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट b पॉइंट पर ये चार्ज उस समय मौजूद है. इसलिए इस पॉइंट b को हम लोग उस चार्ज का प्रेजेंट पोजीशन कहते हैं. लेकिन ये जो पॉइंट फिगर में दिखता है यह उसका रिटार्डेड पोजीशन है. और फिर p को आप देखिए, दिस p जिसका हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखा है एक्स वाई जेड. इनफैक्ट ये फील्ड पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है. जैसा कि आपने पहले लेक्चर में यह सपोज किया था कि रिटार्डेड पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं. और जो प्रेजेंट पोजीशन है पॉइंट चार्ज क्यू का, उस बी, उसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है आर. ओके. फिर आप जानते हैं कि अगर भी है एक्स डायरेक्शन में, तो बीटा जो फैक्टर था जो भी बाई सी होता है वह भी इनफैक्ट एक्स ही के डायरेक्शन में है. अब ऐसी स्थिति में अगर आप सपोज करते हैं कि ये वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ आवर मूविंग पॉइंट चार्ज, अगर यह वेलोसिटी वेक्टर इस वेक्टर आर के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इस थीटा और आर के टर्म में, मतलब जो प्रेजेंट पोजीशन का पैरामीटर है वह है आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में, उसके टर्म में लिनार्ड-विचर्ट पोटेंशियल क्या होता है ये आप पिछले क्लास में पढ़े थे. और हमने कहा था कि उस रिजल्ट को याद भी रखना होगा, आप उसे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं. तो उसको हम लोग देखेंगे, और जो आप सीख चुके हैं उसी से आपको स्टार्ट करना होगा. तो आप देखिए कि हमने उसको मेंशन किया है कि उस मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पॉइंट पी पर जो लिनार्ड-विचर्ट पोटेंशियल्स होता है उसका वैल्यू क्या है. तो आप जानते हैं कि फाई ऑफ आर टी, दिस इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर आर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ. ये आप पढ़ चुके हैं. ठीक उसी तरह से जो वेक्टर पोटेंशियल होता है ए ऑफ आर टी, दैट इज म्यू नॉट क्यू सी ओवर 4 पाई टाइम्स बीटा ओवर आर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ. ओके. लेकिन आपका सपोजिशन क्या है कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर भी है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन. सो दिस बीटा विच इज एक्चुअली इक्वल टू v बाई सी, दैट विल बी आल्सो इन एक्स डायरेक्शन. v को आप लिख सकते हैं vi, i जो यूनिट वेक्टर है वह x के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है. और आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर एक जिस डायरेक्शन में होता है, अगर उसी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाला जाए तो उस वेक्टर का जो वैल्यू है वही उसका कंपोनेंट. इसका मतलब इस बीटा वेक्टर का जो x कंपोनेंट होगा दैट इज सिंपली v बाई सी. इसलिए हमने इसको सिंपली बीटा ही लिख दिया.
लेकिन अगर वेक्टर है एक्स के डायरेक्शन में तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट आप जानते हैं कि जीरो होता है, इसलिए y और z डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट होगा जीरो और इसीलिए इस फैक्टर बीटा का कंपोनेंट भी जीरो होगा, इसलिए बीटा y और बीटा z जीरो के बराबर है। अब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो वेक्टर पोटेंशियल A है, अब इसका अगर कंपोनेंट्स निकालें, तीन कंपोनेंट होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में। तो ए एक्स कंपोनेंट अगर आप इसका फाइंड आउट करते हैं तो सारा चीज़ सेम रहेगा, केवल जो वेक्टर बीटा है एक्सप्रेशन में उस वेक्टर बीटा का क्या लेना होगा, एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ ले लिया बीटा एक्स, लेकिन बीटा एक्स तो आप जानते हैं कि वह बीटा ही के बराबर होता है, इसलिए हमने उसके जगह पर फिर बीटा लिख दिया। साथ ही साथ आप एक बात देखिए, यहाँ हम ऐसा चाहते हैं कि एक्सप्रेशन जो ए के लिए है उसमें भी q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर ही आ जाए, ऐसा हमारा एम है। उसके लिए एक सिंपल सा अलजेब्रा यूज़ करते क्या है कि एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, उस क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे एक्सप्रेशन में था म्यू नॉट, हमने लिखा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट QC डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट तो सेम रह जाएगा ना, इसलिए ऐसा कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/c²। ऐसा आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले भी पढ़ा है। तो हम लोग यह जानते हैं कि c बराबर होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसी स्थिति में अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो दैट विल बी 1/c²। ओके, इसलिए उसको हटा दिया और उसके जगह पर लिख दिया c²। अब आपका एक c और यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए फाइनली आपका रिजल्ट बचता है ए एक्स इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c इंटू बीटा डिवाइडेड बाय r इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ। ओके, अब देखिए ये तो एक्सप्रेशन आपने ए एक्स के निकाला। अब अगर ए वाई को फाइंड आउट करेंगे तो उसी एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिए कि अभी जो इसे सिंप्लीफाई करके आपने इस फैक्टर को लाया है इतना, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर दिया। लेकिन जहाँ है बीटा एक्स, ए वाई वेक्टर पोटेंशियल का y कंपोनेंट निकालेंगे तो वहाँ बीटा y लिखना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि बीटा y तो जीरो के बराबर है, और अगर बीटा y जीरो के बराबर है इसका मतलब ए वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से चूंकि बीटा z भी जीरो होता है तो ए जेड भी जीरो होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर पोटेंशियल ए का अभी के कंडीशन में जब आपने यह माना कि चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, उस समय उसका एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो है और वह कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट। इसलिए जब आप ए को लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ए वाई और ए जेड तो जीरो है, तो सिंपली क्या बचेगा, ए एक्स आई। और इसका मतलब हम जब एक ही कंपोनेंट वेक्टर का है तो उसमें सबस्क्रिप्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप ए एक्स के जगह पर ए ही लिख सकते हैं और ए वाई और ए जेड दोनों जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इस वेक्टर पोटेंशियल का भी कंपोनेंट निकाल लिया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हमारा प्राइम एम है। हमारा एम तो यही है ना कि इस यूनिफॉर्मली मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और जैसा हमने कहा कि अभी हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को देखने जा रहे हैं। तो अभी आप याद कीजिए, जब हमने ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग चार्जेस के टॉपिक का शुरुआत किया था तो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल को पढ़ाया था। और उसी समय हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उस फील्ड ई वेक्टर को डिफाइन करते हैं कैसे, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। याद है, आपको याद होना चाहिए, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। ठीक है,
अब देखिए वेक्टर ई, अगर इसको भी इसके कंपोनेंट के सम के रूप में लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। यहाँ ई एक्स ई वाई ई जेड वेक्टर ई का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स। एक्चुअली हम लोग कंपोनेंट ही फाइंड आउट करेंगे, तब फिर रिजल्टिंग फील्ड ई को निकाल लेंगे। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आप डेल फाई को डिफाइन करते हैं तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, आप जानते हैं इस बात को, कि दिस विल बी डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के। एंड ए वेक्टर तो आपका ए ही के बराबर है, क्योंकि इसका बाकी कंपोनेंट जीरो है, इसीलिए वेक्टर ए को हम ए आई लिख सकते हैं, बट आई इज ए कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, सो दिस विल बी सिंपली माइनस डेल ए बाय डेल टी आई। बाकी जो जे और के वाला कंपोनेंट है ए वेक्टर का वह जीरो के बराबर है। ओके, अब आप देखिए अगर दो वेक्टर इक्वल होता है तो आपको मालूम है कि फर्स्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सेकंड वेक्टर के एक्स ही कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी वेक्टर इक्वल होगा। पहले का वाई दूसरे के वाई कंपोनेंट के बराबर, पहले का जेड कंपोनेंट दूसरे के जेड कंपोनेंट के बराबर। तब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पर LHS और RHS के वेक्टर के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को इक्वेट करें तो ये एक सिंगल वेक्टर इक्वेशन, दिस विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 स्केलर इक्वेशन। 3 स्केलर इक्वेशन आपको इससे मिलेगा, एक एक्स कंपोनेंट के लिए, दूसरा वाई के लिए और तीसरा जेड के लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई एक्स कंपोनेंट का मतलब जो आई का मल्टीपल है वह एक्स कंपोनेंट, इसलिए ई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स माइनस डेल ए बाय डेल टी। लेकिन ई वाई ए वाई ए जेड जीरो था, इसीलिए ई वाई सिंपली बराबर हो गया माइनस डेल फाई बाय डेल वाई और ई जेड सिंपली बराबर हो गया माइनस डेल फाई बाय डेल जेड। अब ये हमारा वर्किंग इक्वेशन हो गया जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ एक खास बात आप देखिए, जब आप ई एक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो जहाँ एक तरफ फाई को स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, वहीं जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल ए है उसे टाइम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इस एक्स और दैट इज की डेल डेल एक्स और डेल डेल टी जो दो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इस दोनों को रिलेट कर सकते हैं भाया द वेलोसिटी भी, उसके टर्म में इसको रिलेट किया जा सकता है। तब केवल हमको एक्स के रेस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। अब कैसे कर सकते हैं, तो आप जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो इस फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, और वह जो ऑब्जर्वर है वह अगर फील्ड को ऑब्जर्व करता है मान लीजिए एक टाइम टी प्लस डी टी पर, जो फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता था उससे dx डिस्टेंस पहले, जैसे यह पॉइंट है आपका जहाँ पर चार फील्ड रहा होगा t प्लस डी टी टाइम पर, या और उसके पहले t टाइम पर वह एग्जिस्ट करता था इस पॉइंट पर जिसको हम दिखा रहे हैं, जो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में dx से डिस्प्लेस्ड है। तो आप जानते हैं कि चार्ज चल रहा है v वेलोसिटी से, तो v को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज dx बाय dt। इसका मतलब है कि dx जो है वह बराबर होगा v dt के। लेकिन कोऑर्डिनेट के दृष्टि से अगर सोचा जाए, अगर आप t प्लस डी टी वाले पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं तो इस dx को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट वार्ड डिस्टेंस है। इसलिए dx को लिखा गया माइनस वी डी टी। इज इट ओके, आप समझ गए होंगे माइनस क्यों लिखा। और अगर dx माइनस वी डी टी है तो d बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बाय वी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। या d के जगह पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के जगह पर आप पार्शियल लिख लीजिए, तो माइनस डेल डेल टी अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा v डेल डेल x। ओके, तो देखिए हमने रिलेट कर लिया v के जरिए इस दोनों ऑपरेटर को, डेल डेल टी ऑपरेटर को डेल डेल एक्स के टर्म में कैसे व्यक्त करेंगे आपने समझ लिया। माइनस के साथ ही हमने लिखा इसलिए कि हमारे इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस डेल डेल टी ही आता है, इसलिए माइनस ही लिख लिया है। अब अगर
EX के एक्सप्रेशन को अब हम लिखें माइनस डेल डेल टी ऑपरेटर को रिप्लेस करके भी डेल डेल एक्स के टर्म में, तो आपका यह इक्वेशन जो EX के लिए है वह क्या होगा आप आसानी से देख सकते हैं। वह होगा माइनस डेल फाइव बाय डेल एक्स, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ यस, माइनस आप ऑलरेडी ले लिए तो दैट विल बी प्लस भी डेल डेल एक्स ए। ओके, जो देखिए हमने यहाँ पर किया है, तो इसलिए EX इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस भी डेल ए बाय डेल एक्स। ओके, अब सिंपल सी बात है, अब हम फाइ का एक्सप्रेशन जानते हैं और ए का भी एक्सप्रेशन जानते हैं, दोनों के एक्सप्रेशन को यहाँ यूज करेंगे। अब हम पेज उलट के आपको नहीं दिखाते हैं, आपको याद होना चाहिए, हमने कहा भी था कि फाइ और ए का एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट भी आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए माइनस डेल डेल एक्स लिखा और फाइ का एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइ। आप जानते हैं इस बात को कि Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R टाइम्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ एंड प्लस भी डेल डेल एक्स एंड ए आप जानते हैं कि दिस इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, जो सिंप्लीफाई करके लाया था यह, टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाय R इंटू दिस मच। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बात हमने यहाँ किया है कि ये जो भी फैक्टर है, चूंकि यह कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो अगर आप ऐसी स्थिति में इस भी फैक्टर को, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C है, इसको आप बाहर कर लीजिए डेल डेल एक्स से, चूँकि यह कांस्टेंट है, ठीक है, और तब क्या आ जाएगा भी बाय सी। और लेकिन हम लोग जानते हैं कि भी बाय सी ये तो बीटा के बराबर है, भी बाय सी इज बीटा, और बीटा आपके एक्सप्रेशन में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो भी बाय सी जो बीटा हुआ और पहले जो बीटा है दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी बीटा स्क्वायर। इसलिए सेकेंड टर्म को अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, Q इंटू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ गए होंगे आप। अब आप जरा इस दोनों टर्म पर ध्यान दीजिए, माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल डेल एक्स दिस मच प्लस Q इंटू बीटा स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल डेल एक्स दिस मच। यहाँ क्या कर सकते हैं अब आप, इनफैक्ट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल डेल एक्स into this del del x operated on r square minus beta square r square sin square theta whole to the power minus half, इसको कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर सपोज कीजिए कि हम माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डेल एक्स दिस मच, इसको कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा 1, चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सेकंड टर्म में हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर। इसलिए आप जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा कि माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू डेल डेल एक्स दिस मच। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपने क्लियरली समझ लिया होगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ एक डिफ्रेंशिएशन में कठिनाई है। आप डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं स्पेस कोऑर्डिनेट x के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मौजूद है, r मौजूद है और साइन थीटा मौजूद है। तो अब हमको क्या करना होगा, तो एक्चुअली इस r थीटा को x से रिलेट करना होगा। तो ध्यान से देखिए, आपने b को माना था इस पॉइंट चार्ज जो मोशन में है उसका प्रेजेंट पोजीशन, उसको आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करिए। इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 0 एंड 0, और p जो हमारा फील्ड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x y z, और b के रेस्पेक्ट में इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r था, इसका मतलब bp r के बराबर है। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि ऐसी स्थिति में r स्क्वायर किसके बराबर होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। दिस इज जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन गौर करिए, एक्स जो यहाँ है एक्स कोऑर्डिनेट वह किसके बराबर होगा? मान लो इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, तो अगर आप पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी सी, तो यह जो बी सी है, दिस बी सी इज इक्वल टू एक्स, और फिगर का ज्योमेट्री कहता है कि यह एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा, इसलिए एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में अब अगर हम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को फाइंड आउट करें, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर एच एस में ले जाएंगे, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आप देख सकते हैं। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके एक्सप्रेशन में जो आर स्क्वायर है, आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्लेस करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहां है आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए, जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, वह फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, बल्कि आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर माइनस हाफ। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं, आर स्क्वायर के जगह पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहां है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके जगह पर लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर इस इक्वेशन 2 में कर दें, तब डिफ्रेंशिएशन आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए, अब आप उसको पुट करिए, इसलिए ई एक्स जो इक्वेशन 2 में डिफाइंड है उसको देखिए, दिस इज माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डेल डेल एक्स, एंड दिस विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस मच। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर माइनस हाफ, उसके जगह पर ये आपने लिखा। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? आप जानते हैं दिस इज जस्ट ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, यह डिफ्रेंशिएटेड होगा किसके रेस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ एन के जगह पर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ लिख लिया, एक्स के जगह पर ये पूरा फैक्टर है जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं, टू द पावर एन माइनस 1, तो माइनस हाफ माइनस 1, दैट विल बी माइनस 3/2। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 होगा, चूंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, और आप जानते हैं कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट एक्स से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए सिर्फ 2x बचा। अब आपका यह 2 और यह 2 कैंसिल हो गया, साथ ही साथ देखिए हाफ के पहले का माइनस और क्यू के पहले का माइनस अब प्लस हो जाएगा, नहीं? और ये जो फैक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर, अगर इसको नीचे ले आवे तो पावर जो माइनस 3/2 है वह प्लस हो जाएगा, और फिर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ही बदल दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर फिर आप लिख दीजिए आर स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर लिख दीजिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बदल देंगे। ये जो चेंज किया था केवल डिफरेंशिएशन करने के लिए, रिजल्ट हमको पोलर कोऑर्डिनेट में ही लाना है, इसलिए अगेन चेंज कर देंगे। तो आप देखिए कि आपका यह रिजल्ट अब क्या हो जाता है। रिजल्ट हो गया ई एक्स इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय दिस मच, आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। अब आप चाहें तो आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे, होल पर पावर 3/2 है, 2 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा आर क्यूब।
इसलिए आपका रिजल्ट हो गया ई एक्स इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स ओवर आर क्यूब टाइम्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकाला। ओके, हमको उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस कैलकुलेशन को 100% क्लियरली समझे होंगे। यस और नो? डेफिनेटली यू हैव टू से यस। अब देखिए, अब फील्ड का दूसरा कंपोनेंट ई वाई, आप देख चुके हैं पहले कि ई वाई सिंपली माइनस डेल फाई बाय डेल वाई के बराबर होता है। फिर क्या करना है, हम यहाँ फाई का एक्सप्रेशन रखेंगे। अब फाई का जो एक्सप्रेशन है हमने जो एक्चुअली होता है आर क्यू बाय 4πε0 इंटू 1 बाय आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके ही लिख दिया, उसको ऊपर ले जाएंगे पावर -½ हो जाएगा, और साथ ही साथ आर स्क्वायर के जगह पर फिर डायरेक्ट लिख दिया, जो आप कर चुके हैं इसलिए रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जहाँ होता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसके जगह पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ध्यान दीजिए y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो फिर पहले इस होल फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेटेड टर्म के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा -½ और दिस मच टू द पावर -½ -1 दैट इज -3/2। और तब जो ब्रैकेट में यह फंक्शन है इसको अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे। ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का DC 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। फिर जब माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करेंगे तो बीटा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अलग रहेगा, y स्क्वायर का फिर हो गया 2y और z का 0, इसलिए दिस इज 2y माइनस 2y इंटू बीटा स्क्वायर। फिर देखिए, चूंकि इस दोनों टर्म में 2 है, 2 को कॉमन लीजिएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यस, अब रिजल्ट आपका बच जाएगा, फिर ये y भी कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा यहाँ पर फिर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई, और यही फैक्टर जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं यह नीचे आएगा, पावर प्लस हो जाएगा, और फिर पोलर कोऑर्डिनेट में बदल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देंगे, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और फिर ये माइनस और यह माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपका ई वाई मालूम हो गया कि ई वाई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 इंटू दिस मच। ओके, आप गौर करिए, ई एक्स का एक्सप्रेशन और ई वाई का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, एकमात्र फर्क है कि जहाँ ई एक्स के एक्सप्रेशन में एक्स था वहाँ वाई आया। ठीक इसी तरह से आप सोचिए कि अगर हम EZ का एक्सप्रेशन निकालें आफ्टर दीज 2 रिजल्ट्स, तो निकालने का ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर होगी, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इंडक्शन के आधार पर कि केवल जहाँ x और y है EX EY के एक्सप्रेशन में, EZ के एक्सप्रेशन में वहाँ पर z लिख देंगे। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इस बात को, EZ का वैल्यू इक्वेशन 5 में डायरेक्टली लिख दिया। So in this way we have calculated all the 3 components of the electric field, that is EX, EY and EZ, तीनों को निकाल लिया आपने। लेकिन अगर आपको अब जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, तो आप जानते हैं कि तीनों कंपोनेंट को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। सो वेक्टर E विल बी EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। फिर गौर करिए, जरा ध्यान से देखिए, EX, EY, EZ क्या देख रहे हैं आप कि सारे EX, EY, EZ तीनों के वैल्यू में सारा चीज कॉमन है, एकमात्र फर्क है कि EX के एक्सप्रेशन में X है, EY के एक्सप्रेशन में Y है, EZ के एक्सप्रेशन में Z है, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, दिस विल बी ए कॉमन फैक्टर, ये कॉमन आ गया।
और फर्स्ट टर्म में ई एक्स वाले में बच जाएगा एक्स आई, सेकेंड में बच जाएगा वाई जे और थर्ड में बच जाएगा जेड के। लेकिन यू नो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये तो वेक्टर आर है जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पॉइंट चार्ज के प्रेजेंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट का। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया Q ओवर 4πε0 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन। गौर करिए बीटा में का मतलब है v/c। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ये ऑर्डिनरी जो कोलम्बियन इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डिफरेंट है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, बीटा पर यह डिपेंड करता है। वेलोसिटी का वैल्यू बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। सो दिस इज ए वेलोसिटी डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ऑर्डिनरी एक जो स्टेशनरी चार्ज अगर ले लें तो बीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बीटा अगर 0 के बराबर हो गया तो यह एक्सप्रेशन सिंपली हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर क्यूब, जो कोलम्बियन फील्ड है जो एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस करे। लेकिन ये सब डिस्कशन की बात है जो हमने पहले ही कहा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हमने डेरिवेशन किया है रिजल्ट का, इसमें बहुत सारा फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। लेकिन इसके फिजिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे।